अरे नैना, क्या कर रही है? जल्दी आ। मेकअप कर रही हूँ माँ, आती हूँ। नैना मेकअप करने के बाद बाहर आई। उसकी माँ पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। दोनों मंदिर जाने वाले थे। मेकअप करने में कितना टाइम लगता है बेटी? टाइम लगता है माँ, आप नहीं समझोगे। हाँ, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मैं कैसे समझूंगी। लेकिन बेटी, घर का काम काज भी तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल जाकर क्या करेगी? हाँ, वहाँ भी मेकअप ही करूँगी माँ। मैं तो एक ब्यूटी पार्लर खोलूँगी। अच्छा, और घर का काम कौन करेगा? नौकरानी रख दूँगी। ब्यूटी पार्लर से बहुत पैसा आएगा। बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ मैं। और अगर तेरी सास ने तुझे काम नहीं करने दिया तो सास बदल लूँगी। तू भी ना बेटी, कुछ भी बोलती है। अब चलो माँ, देर हो रही है। नैना और उसकी माँ मंदिर चली गयी। मंदिर में पंडित जी दोनों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। अरे जानकी बहन, बेटी जवान हो गई है, शादी वादी करवाओगी कि नहीं? हाँ पंडित जी, आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का है क्या? है ना, मैं फोटो लेकर आता हूँ घर पर। उसी बहाने नैना बेटी के हाथों की एक कप चाय भी पी लूँगा। पंडित जी से बात करने के बाद नैना अपनी माँ के साथ बाजार जाने लगती है कि तभी रास्ते में नैना को उसकी सहेली रवीना मिल जाती है। अरे रवीना, तू कितने दिनों बाद मिल रही है। माँ, आप बाजार जाओ, मैं रवीना से बात करके अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, तो आराम से बात करके आ। इतना बोलकर नैना की माँ जानकी वहाँ से चली जाती है। और बता, कहाँ है आजकल? तू अपनी सहेली के घर का रास्ता ही भूल गई। माना कि तू बहुत अमीर है, पर अपनी इस गरीब सहेली को कैसे भूल गई? मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मेरी शादी फिक्स हो गई है ना, तो बस शादी की तैयारियों में बिजी रहती हूँ। तुझे तो पता ही है कि शादी में कितने काम होते हैं। और मैं तो कल तेरे घर ही आने वाली थी, तुझे शादी का कार्ड जो देना है। ओह अच्छा, शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तुझे पता है, माँ ने पंडित जी से मेरे लिए भी रिश्ता देखने को कहा है। तू भी मेरी शादी में जीजू को लेकर जरूर आना, समझी? अरे हाँ, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा ठीक है, कल घर पर मिलते हैं। माँ मेरा बाजार में इंतजार कर रही होंगी। मुझे कुछ मेकअप का सामान भी लेना है। हाँ, बाय। फिर वो दोनों अमीर गरीब सहेलियाँ अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। उसके बाद पंडित जी शाम को एक लड़के का फोटो लेकर घर आए। लड़के का फोटो देखकर नैना शादी के लिए मान गई। लड़के का नाम आनंद था और वो किराने की दुकान चलाता था। और 1 महीने के अंदर ही नैना की शादी हो गई। ससुराल को लेकर हर लड़की की तरह नैना के मन में भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन हर लड़की की तरह नैना के सपने भी टूटने वाले थे। नैना की सास का नाम चंपा था और वो बहुत ही खड़ूस थी। चंपा ने नैना से कहा, बहू, इस घर में हम 4 लोग हैं। मैं, मेरा पति, मेरा बेटा और मेरी बेटी। तुम्हें लेकर 5 लोग। हर रोज 5 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। खाना? लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। क्या खाना बनाना नहीं आता? पंडित जी ने तो कहा था कि तुम बहुत अच्छी, संस्कारी और सुशील लड़की हो। हाँ माँ जी, वो तो मैं हूँ। क्यों, सुशील लड़की होने के लिए खाना बनाना जरूरी है क्या? अरे अरे अरे, ये देख बेटा, तेरी पत्नी घर आते ही मुझसे जुबान लड़ा रही है। इसे खाना बनाना भी नहीं आता। पंडित जी ने रिश्ता भेजा था, इसीलिए हमने ज्यादा पूछताछ ना करके शादी ही फाइनल कर लिया। लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया है बेटा, धोखा हो गया है। अरे ये तो गजब बात हो गई। मैंने खाना बनाना नहीं सीखा, लेकिन मुझे कुछ और काम आता है। तभी नैना के ससुर ने पूछा, क्या काम आता है तुम्हें?
मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है। मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है और मैं एक ब्यूटी पार्लर भी खोलना चाहती हूँ। क्या ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हो? हाय हाय हाय, ये कैसी बहू लाई मैं, ये तो बाहर काम पर जाना चाहती है। नैना समझ गई कि इस घर में उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। शाम को जब नैना रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ उसकी नंद कुसुम आई। भाभी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा था। बस वो माँ को मत बताना, वो सुनेंगी तो मुझ पर गुस्सा करेंगी। एक बात पूछो कुसुम, ये तुम्हारे घर वाले मेरे ब्यूटी पार्लर में काम करने की बात सुनकर चिढ़ क्यों गए? ये सब पुराने ख्यालात के लोग हैं भाभी, आप और हम मॉडर्न हैं, हमारे ख्यालात इनसे नहीं मिलेंगे। सच बताऊं भाभी, मुझे भी ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे मेकअप नहीं आता अच्छे से। अरे वाह, चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगी तुम्हें सब कुछ और फिर दोनों मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। एक तरफ से बदसूरत लड़कियों को घुसाएंगे और दूसरी ओर से उन्हें खूबसूरत बनाकर निकालेंगे। कुसुम नैना के पास छुप छुप कर मेकअप का काम सीखने लगी। कुसुम बाहर कॉलेज ट्यूशन जाती थी, उसकी काफी जान पहचान थी। एक दिन कुसुम ने नैना से कहा, भाभी एक शादी का काम है, करोगी? अच्छा खासा पैसा मिलेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, घर पर कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। घर पर बहाना बनाकर नैना और कुसुम शादी में मेकअप करने चली गयी। उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला। लड़कियों को नैना का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने खुश होकर एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। कुछ ही दिनों में मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, आ जाना सभी। इसी तरह नैना छुप छुप कर शादियों में मेकअप का काम करने लगी। धीरे धीरे पैसा जमा करके उसने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खरीद भी लिया। अब बस सामान खरीदकर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करना था। लेकिन तभी ये खबर चंपा के कानों में पहुंच गई। क्या तुमने ब्यूटी पार्लर खोला है? हमारे घर की बहू होकर बाहर काम पर जाना चाहती हो? हाँ, हमने बार बार मना किया था ना करम जली, तूने हमारी बात नहीं मानी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। आनंद ने नैना को एक थप्पड़ मारा। नैना नीचे गिर पड़ी, उसका सर दीवार से टकरा गया और उसकी वहीं मौत हो गई। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? मार कैसे डाला? मैं तो सिर्फ थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन ये क्या हो गया? जल्दी से बॉडी को छुपा दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तीनों ने मिलकर नैना की बॉडी को उसी ब्यूटी पार्लर के नीचे जमीन में दफना दिया। कुसुम घर लौटकर भाभी को ढूंढने लगी तो चंपा ने उससे कहा, भाग गई है वो, आज के बाद इस घर में उसका नाम भी मत लेना। लेकिन अगले दिन अचानक से आनंद की दुकान पर आग लग गई। अचानक से कमाई का एकमात्र जरिया बंद हो गया। ये पापी पेट लोगों से क्या क्या करवाता है। भूख के मारे चंपा को उस ब्यूटी पार्लर की याद आई। कुसुम बेटी, तुझे भी थोड़ा बहुत मेकअप आता है ना? जा तू ब्यूटी पार्लर चला। लेकिन माँ, मुझे अच्छी तरह से नहीं आता है। अरे तू 2-3 दिन जा तो सही, सब कुछ सीख जाएगी। कुसुम ब्यूटी पार्लर में गई, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। उसे ज्यादा कुछ आता भी नहीं था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तभी एक औरत आई। तुम बाल काट सकती हो ना? मेरे बाल काट दो, मुझे शादी में जाना है। वो औरत बैठ गई, लेकिन कुसुम ने डर के मारे कैंची पर हाथ भी नहीं दिया। उस औरत ने आंखें बंद कर ली। तभी कुसुम ने देखा, अचानक से कैंची अपने आप हवा में तैरने लगी और वो कैंची अपने आप ही उस औरत के बाल काटने लगी। अरे ये क्या? ये जादू कैसे हो रहा है? बाल काटने के बाद वो कैंची अपनी जगह पर वापस आ गई। वो औरत बड़ी खुश हुई। अरे वाह, बहुत अच्छा काटा है, ये लो पैसे। पैसे देकर वो औरत चली गई, लेकिन कुसुम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हैरान थी। तभी उसके सामने नैना की आत्मा आई।
कुसुम हैरान मत हो, वो मैं थी। मुझे पता था कि तुम घबराई हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई। मैं इसे जमीन के नीचे दफन हूँ कुसुम। नैना की आत्मा ने कुसुम को सब कुछ बताया और उसे इस मर्डर का बदला लेने के लिए कहा। कुसुम ने पुलिस में खबर की। चंपा, उसके पति और आनंद को अरेस्ट किया गया। फिर कुसुम अकेली ही उस घर में रहने लगी और ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। नैना की आत्मा उसी ब्यूटी पार्लर में रह गई क्योंकि वही उसका सपना था और वही जादुई तरीके से लोगों का मेकअप करने लगी। कुसुम की अच्छी खासी कमाई होने लगी और नैना भी हंसी खुशी अपना सपना पूरा करने लगी। अंजलि और तनु दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। वो हमेशा सारे काम एक साथ करती थीं। पर अब उनकी शादी की उम्र हो गई थी। अंजलि के लिए रिश्ते वाले आने शुरू हो गए थे। फिर एक दिन, अंजलि, आज नूडल्स खाने का बहुत मन है, आज तो चल नूडल्स खिला दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल आज नूडल्स खा के आते हैं। अंजलि और तनु बाजार की तरफ नूडल्स खाने के लिए चल पड़ती हैं। नूडल्स खाते खाते अंजलि तनु को बोलती है, मुझे कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं तनु। ओए होए अंजलि, तुझे और लड़के वाले देखने आने वाले हैं। लड़का भी आ रहा है क्या? हाँ, फिर तो मजा ही आ जाएगा। देखना पड़ेगा आखिर वो क्या चीज है जो तुझे पसंद करेगा। अगले दिन अजय नाम का एक लड़का अंजलि को देखने आता है। अजय अंजलि की सादगी पर फिदा हो जाता है और शादी के लिए फौरन हाँ कर देता है। अजय के माता पिता जल्द से जल्द शादी करने के लिए उसके माँ बाप से कहते हैं। दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं। अगले दिन अंजलि तनु के यहाँ मिठाई लेकर जाती है। ये ले तनु, मिठाई खा, मेरा रिश्ता पक्का हो गया। अगले महीने शादी है मेरी। क्या कहा अंजलि? अगले महीने शादी? अभी तो बहुत सारा काम है मुझे। नई ड्रेस लेनी है, मेहंदी वाले को बुक करना है, अरे ब्यूटी पार्लर भी तो जाना है। अरे अरे रुक तो सही, शादी मेरी है और तैयारी तेरी है। पहले मेरी शादी की तो शॉपिंग करा दे। ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? तेरी शादी की सारी शॉपिंग मैं ही करूँगी और तेरी शादी में पहले ही बता देती हूँ कि भरे भरे हाथों वाली मेहंदी लगवाऊंगी मैं। उससे पहले तुझे मुझे मेहंदी लगानी होगी, समझ गई? तुझसे लगवाऊंगी, नहीं तो नहीं लगवाऊंगी। ठीक है बाबा, मेहंदी मैं ही लगाऊंगी। ये सब तो ठीक है, पर तुम शादी करके तो मुझसे दूर हो जाओगी ना। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? तुम चिंता क्यों कर रही हो? जब भी मन करे आ जाना मुझसे मिलने, मैं इसी शहर में रहूंगी। अंजलि और तनु जोर जोर से हंसने लगती हैं और फिर अंजलि अपनी शादी की तैयारियों में मशगूल हो जाती है। एक दिन तनु कॉलेज से वापस आ रही थी, तभी कुछ लड़के उससे बदतमीजी करने लगते हैं। कहाँ चली छम्मक छल्लो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है, पर बीवी नहीं है। तो क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? हाँ, शक्ल देखी कभी आईने में? शक्ल तो आईने में रोज देखता हूँ, पर तेरी शक्ल नजर नहीं आती मुझे उसमें। तनु से बदतमीजी करते हुए तनु गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पर अंजलि का भाई ऋषि उन्हें देख लेता है और उनके बीच में आ जाता है और उन लड़कों की पिटाई कर देता है, जिससे वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। ऋषि और तनु एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो ये हादसा कभी किसी को नहीं बताएंगे। और फिर शादी का दिन भी आ जाता है। तनु तैयार होकर अंजलि के घर पहुँचती है, जहाँ ऋषि उसे देखता ही रह जाता है। कहाँ है मेरी दुल्हनिया? आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। अरे ओ ऋषि, तू यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ खो गया? मेरी सहेली को नजर लगाएगा क्या? हाँ, नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। अरे बेटा, तुम दोनों तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम दोनों को मेरी नजर न लग जाए। अरे नहीं नहीं आंटी जी, अपनों की नजर नहीं लगा करती। ऋषि, अब तू यहीं पर खड़ा रहेगा क्या? बारात आने वाली है,
बारात का स्वागत भी तो करना है। चल मेरे साथ। ऋषि को ऐसे देखकर अंजलि उसको अकेले में ले जाकर उससे पूछती है, ऋषि तुझे तनु अच्छी लगती है ना? पर वो हाँ, पर मैं तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझती हूँ। आखिर तेरी बहन हूँ जो। ऋषि वहाँ से किसी काम के बहाने चला जाता है। तभी बारात का शोर सुनाई देता है। तभी बारात देखने के लिए आते हैं। ये ले, अब तेरी बारात आ गई। अब तो तू खुश है ना? तेरे दूल्हे राजा तुझे लेने आ गए। एक दिन तेरा राजकुमार तुझे भी लेने जरूर आएगा, सफेद घोड़े पर बैठकर जल्द ही। वरमाला के लिए दुल्हन को बुलाया जाता है। तब तनु अंजलि को लेकर पंडाल की तरफ चलती है। जैसे ही वो स्टेज पर अंजलि को लेकर पहुंचती है, वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और वो घबरा जाती है। तनु घबराकर अंजलि से पूछती है, अंजलि ये है क्या जिससे तुम शादी करने वाली हो? क्या हुआ, होश उड़ गए ना तेरे? सच में होश उड़ गए अब तो मेरे। लेकिन अब तेरे होश उड़ाने की बारी है। क्या कह रही है तू? मैं कुछ समझी नहीं। अंजलि, मैं इससे तेरी शादी नहीं होने दूंगी। क्या बकवास करे जा रही है तू? मैं वरमाला डालने जा रही हूँ और तू कह रही है कि मैं इससे शादी ना करूँ? आखिर बात क्या है? बात ये है कि ये लड़का एक नंबर का छिछोरा और बदतमीज और गुंडा किस्म का लड़का है। इससे शादी करके तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। शोरगुल सुनकर अंजलि के माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी तनु सभी मेहमानों के सामने कहती है, ये लड़का एक नंबर का आवारा है। तनु जानती भी है क्या कह रही है और किस पर इल्जाम लगा रही है? मैं जानती हूँ अंकल जी, इस समय ये करना बहुत गलत है। लेकिन अगर मैं चुप रही तो मेरी सबसे प्यारी दोस्त अंजलि की जिंदगी अंगारों से भर जाएगी और मैं ये नहीं देख सकती। आज अंजलि की शादी है और आज के दिन तू ऐसी बातें कर रही है। मैं तुझ पर कितना विश्वास करता हूँ। विश्वास करते हो ना अंकल जी, तो मेरी बात मान लो, क्योंकि कुछ समय पहले ही इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और मैंने इसके जवाब में इसको एक जोरदार थप्पड़ भी मारा था। क्या ये सच है अजय? हाँ हाँ सच है कि मैं इसी के कॉलेज में पढ़ता हूँ, पर ये भी सच है कि ये मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं सिर्फ अंजलि को पसंद करता हूँ। ये मेरे बेवजह गले पड़ रही है। अंजलि, तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करना, ये झूठ बोल रहा है। मैं प्यार नहीं करती, ये एक नंबर का गुंडा है। जब तेरी दाल मुझसे नहीं गली तो तूने अब ये ड्रामा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मेरी सिर्फ अंजलि है और मैं इसी से शादी करूँगा। मेरे जीते जी तो अजय तेरा सपना पूरा नहीं होने दूंगी मैं, इसीलिए तू अंजलि से शादी करने के लिए मना कर दे। सभी अंजलि के फैसले को सुनना चाहते थे। सभी की निगाहें अंजलि की तरफ लगी हुई थी कि तभी अजय बोलता है, ये लड़की हमारी बनी बनाई शादी को बिगाड़ रही है। इसको यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। इसको अभी मंडप से बाहर निकाल देता हूँ। तू होता कौन है मुझे मंडप से बाहर निकालने वाला? तेरी औकात ही क्या है? तेरी औकात तो अब मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। अजय तनु के ऊपर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी ऋषि उसका हाथ पकड़कर पीछे की ओर उसे धक्का दे देता है। अंजलि, मैं तो बस तुमसे शादी करने की जल्दी में था। जो ये लड़की हमारी शादी को बर्बाद कर रही थी, इसीलिए मैं उसको यहाँ से निकालना चाहता था। बहन, तनु सही कह रही है। ये बहुत ही बदतमीज लड़का है, हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है और इसने तनु से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तभी मैंने तनु को बचाया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये लड़का तुम्हारे लिए देखा गया है। मैं यहाँ से शहर गया हुआ था। उस वक्त अगर मुझे पता होता कि अजय से तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने देता। आप सब मेरा फैसला सुनना चाहते हैं ना? मेरा फैसला ये है कि मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो औरत की इज्जत करना ना जानता हो और जो औरत पर हाथ उठाए। आज जरा सी गलती पर एक अनजान लड़की पर इसका हाथ उठ गया। कल को मैं इसके साथ रहूंगी तो ना जाने मेरे साथ क्या करेगा। और मेरी सहेली कभी झूठ नहीं बोलती,
खास तौर से मेरे लिए। वो हमेशा मेरा भला ही चाहती है। वो मेरे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। अंजलि, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? बारात वापस चली जाएगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, बारात घर से वापस जाएगी, ये अच्छी बात नहीं होगी। अब कौन करेगा तुझसे शादी? मैं करूँगा। अंकल जी, मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया। अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं अंजलि को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। अरे, तुम तो मेरे दोस्त के बेटे राहुल हो। हाँ रमेश, मुझे अपनी बेटी मेरे घर के लिए दे दो। उसके बाद बारात वापस चली जाती है। अरे, अब आज शादी भी होगी या सब खड़े ही रहेंगे? रुकिए पिताजी, अभी मुझे किसी और की भी शादी करानी है। अब किसकी शादी करानी है? मेरी सबसे प्यारी सहेली और मेरे छोटे भाई की। पता है आप लोगों को, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर ठीक है, आज तुम दोनों सहेलियों की शादी करा देते हैं। क्यों तनु, बनेगी मेरी भाभी और ऋषि की दुल्हनिया। उसके बाद तनु शर्मा के हाँ बोलती है। फिर अंजलि और तनु एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। फिर अंजलि की शादी राहुल से और तनु की शादी ऋषि से हो जाती है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में रोहित नाम का एक नौजवान रहता था। रोहित बहुत ज्यादा गरीब था। रोहित समंदर से मछलियाँ पकड़कर उसे बेचने का काम करता था। इसी तरह एक दिन रोहित समंदर में मछलियाँ पकड़ रहा था कि तभी अचानक उसके जाल में 7 रंग बिरंगी मछलियाँ फंस जाती हैं। लेकिन अगले ही पल वो सारी मछलियाँ जोर जोर से रोने लगती हैं। मछलियों को यूँ रोता हुआ देखकर रोहित को बड़ी हैरानी होती है। तभी उसमें से एक मछली रोहित से कहती है, सुनो नौजवान, हम सातों परी देश की सिंड्रेला परियां हैं। हम वहाँ की राजकुमारियां हैं। एक जादूगर के श्राप की वजह से हम सभी मछलियां बन गई हैं। अगर तुम हम सातों से शादी कर लोगे तो हम सातों बहनें अपने असली रूप में आ जाएंगी। मेहरबानी करके हम सातों से शादी कर लो नौजवान, प्लीज हमारी मदद करो। उस मछली की इतनी अजीब सी बात सुनकर रोहित को बड़ा ताज्जुब होता है। लेकिन रोहित एक दयालु नौजवान था। वो उन सातों सिंड्रेला परी बहनों को उनके असली रूप में लाने का फैसला करता है और उनसे शादी करने के लिए हाँ कह देता है। उसके बाद रोहित उन सातों मछलियों को लेकर एक पुजारी जी के पास पहुंच जाता है और उनसे उन मछलियों के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर वो पुजारी रोहित की शादी उन सातों मछलियों से करवा देते हैं। शादी होते ही वो सातों मछलियाँ 7 खूबसूरत परियों के रूप में बदल जाती हैं। अपने आप को वापस परी के रूप में देखकर सातों सिंड्रेला परी बहनें बहुत ज्यादा खुश होती हैं। साथ ही रोहित भी अपनी इतनी सुंदर पत्नियों को देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद वो सातों सिंड्रेला बहनें रोहित के साथ उसके गांव चली जाती हैं। क्योंकि रोहित बहुत ही गरीब था तो उसका टूटा हुआ झोपड़ा देखकर उन सातों सिंड्रेला परी बहनों को रोहित पर बहुत तरस आता है। फिर सातों सिंड्रेला बहनें अपनी जादुई छड़ी घुमाकर रोहित के टूटे फूटे हुए घर को एक खूबसूरत से घर के रूप में बदल देती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तुम सातों परियों के पास तो कमाल की जादुई शक्तियाँ हैं। हम सातों सिंड्रेला परी बहनें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करती हैं। हमारे रहते हुए अब तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। उस दिन के बाद से रोहित अपनी सातों सिंड्रेला पत्नियों के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। इसी तरह एक दिन वो सातों सिंड्रेला परी बहनें गांव की सैर कर रही थीं कि तभी वो देखती हैं कि गांव का दुष्ट जमींदार कुछ गरीब किसानों पर अत्याचार कर रहा है।
चलो जल्दी से मेरे पैसे वापस निकालो, वरना मैं तुम सबकी खाल खींच लूंगा। माफ करिए सरकार, इस वक्त आपको देने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। दूसरी तरफ खेतों की फसल भी ठीक नहीं हुई, इसीलिए हम आपका कर्जा नहीं चुका सकते। हमें कुछ और महीनों की मोहलत दे दीजिए मालिक। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें एक दिन की भी मोहलत नहीं देने वाला। अगर अभी के अभी तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम सबके घरों पर कब्जा करके तुम्हें गांव से बाहर निकाल दूंगा। जमींदार की इस तरह की बातें सुनकर उन सातों सिंड्रेला परी बहनों को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो सातों उसे सबक सिखाने का फैसला कर लेती हैं। तभी एक सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर जमींदार के हाथ में मौजूद डंडे को एक सांप के रूप में बदल देती है। अरे ये क्या, अरे अचानक से ये सांप कहाँ से आ गया? अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से भाग जा। और हाँ, अगर दोबारा तूने इन गांव वालों को परेशान किया या इन पर किसी भी प्रकार का अत्याचार किया तो हम तुझे जान से मार देंगी। तुम मामूली परियों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दे रही हो? ठहर जाओ, अभी बताता हूँ तुम्हें। इतना कहकर जमींदार अपनी बंदूक निकालकर उन सातों सिंड्रेला परियों पर गोली चलाने लगता है, लेकिन अगले ही पल सारी गोलियां फूलों की माला बनकर उन परियों के गले में पहुंच जाती हैं। अरे ये क्या, लगता है ये सातों परियां जादुई शक्तियों में बहुत माहिर हैं। इस वक्त इनसे उलझना ठीक नहीं है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, बाद में इन्हें देख लूंगा, वरना ये मेरा पापड़ बना देंगी। उसके बाद वो दुष्ट जमींदार दुम दबाकर वहाँ से भाग निकलता है। जमींदार को भागते हुए देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। फिर वो सारे गरीब लोग सातों सिंड्रेला परी बहनों का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। हम बहनों के रहते हुए आज के बाद तुम लोगों को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा तुम सभी की रक्षा करेंगे। फिर वो सातों सिंड्रेला परियां उन गरीब लोगों की गरीबी दूर करने का फैसला करती हैं और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर गांव के कुएं के पानी को सोने के पानी में बदल देती हैं। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद से गांव वाले उस कुएं से सोने का पानी निकालकर उसे बेचना शुरू कर देते हैं। इस तरह देखते ही देखते गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा अमीर बन जाते हैं और साथ ही वो सातों सिंड्रेला परी बहनें अपने पति रोहित के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं।